नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा मंथन में। जो भी दोस्त हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों ने अपना सिलेबस तो देख लिया होगा और कौन सा सब्जेक्ट कितने अंकों का आएगा ये सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो जैसा कि 4 सब्जेक्ट हैं, सामान्य हिंदी, मूल विधि, रीजनिंग और मैथ। तो हम लोग आज मूल विधि में भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 पढ़ेंगे। और ऐसा है दोस्तों कि कोई भी धारा इम्पोर्टेंट नहीं है और कोई भी धारा छोड़नी नहीं है। हर धारा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हर धारा को पढ़ना है। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता। तो पहली धारा हमारा यह है संहिता का नाम, जिसे इसमें हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। धारा 1 है संहिता का नाम। कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम जन्म लेते हैं तो उसका एक नाम रखा जाता है, तो उसके बारे में धारा 1 कहती है। और धारा 2 कहती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2 कहती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। जो भी अपराध भारत के भीतर किए गए हैं उनके विषय में धारा 2 कहती है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ धाराओं में डीप पढ़ना है, वो हम बता देंगे आपको। तो धारा 2 में बस इतना याद रखना है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। धारा 3 कहती है भारत के बाहर। अभी देखिए यहाँ पे धारा 2 भारत के भीतर और धारा 3 भारत के बाहर। भारत के परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो ऐसे याद रखेंगे, धारा 1 में संहिता का नाम, धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध, धारा 3 में भारत के बाहर यानी कि परे किसी और देश में या कहीं और किए गए अपराध। अब धारा 3 हो गई। धारा 4 में है, अब पहली बात तो धारा 1 में संहिता का नाम आ गया, धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध, धारा 3 में भारत के बाहर किए गए किंतु उसमें विधि के अनुसार, जो भारतीय दंड संहिता है उसके अनुसार विचारणीय मामले। अब भारत की बात हो गई। फिर धारा 4 कहती है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इसमें है भारत से बाहर परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में, यानी कि भारत से बाहर भी हो सकता है, दूसरे राज्य में भी हो सकता है, और भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया अपराध, ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट कहता है भारत के रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, अपने यहाँ का पोत है तो वो चाहे कहीं भी हो, हर जगह जाता रहता है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा, चाहे वो वहाँ का अधिकारी हो पोत विमान का, चाहे वो कोई भी हो, सब पे लागू होगा। इसका स्पष्टीकरण है, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत में से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है। यानी इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। यानी कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और अपराध करते हैं तो वो उसको वैसे ही माना जाता अगर आप भारत में होते और भारत में करते। धारा 4 हो गई। अब इसका और एक्सप्लेन किया है, दृष्टांत है
कह रहा है का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, उगांडा की जगह आप अमेरिका ले लीजिए, उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए, चाहे वो किसी राज्य में रहे चाहे कहीं भी स्थान पर रहे, हत्या के लिए विचारित है और दोष सिद्ध किया जा सकता है और वह दोषी किया जा सकता है अगर उसने वहाँ पे हत्या की है या कोई क्राइम किया है। तो धारा 1 हमने पढ़ी संहिता का नाम, धारा 2 हमने पढ़ी भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, धारा 3 पढ़ी भारत के बाहर किए गए अपराधों का दंड, धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत यानी कि राज्य से संबंधित है। और अब हम पढ़ेंगे धारा 5। धारा 5 कहती है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, जैसे कि इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा में अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह यानी कि हमारी जो भी सेनाएं हैं उनमें जो भी विद्रोह होगा और अभिजन्य को दंडित करने वाले अधिनियम के उपबंधों किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि अगर कोई सेना में विद्रोह कर देता है तो जो हमारी आईपीसी की धाराएं हैं वो उस पर जो है प्रभाव नहीं डालेंगी। धारा 5 हो गई। अब हम अध्याय 2 में आते हैं, साधारण स्पष्टीकरण। इसमें धारा 6 कहती है संहिता की परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना। यानी इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे वह अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं दृष्टांत के रूप में। दृष्टांत कहता है, दृष्टांत का है इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं यह अभिव्यक्ति नहीं करती कि 7 साल से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं नाबालिग जो है हत्या नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उन साधारण अपवादों के अधीन समझी जाती हैं जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। और इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जो का है वो या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंदर आ जाता है जिसमें यह उपबंध है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए तो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। यानी कि अगर आप दरोगा बन गए तो आप विधि द्वारा आबद्ध हो गए कि आप कानून व्यवस्था देखेंगे, जो भी जुर्म करेगा उसे आप पकड़ेंगे। ये हो गया। अगर आप जा रहे हैं, आपके पास वारंट नहीं है और आपको पता है कि इस व्यक्ति ने हत्या की है और आपने उसको पकड़ लिया तो वहाँ पे जो है सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। तो वहाँ आप दोषी नहीं है कि वो ये नहीं कह सकता कि आप हमको ऐसे कैसे पकड़ लिए, वारंट नहीं है, तो आप पे जो है ब्लेम नहीं कर सकता है। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, एक बार स्पष्टीकृत का भाव। अब जेंडर में, अब जेंडर यानी कि धारा 8, तो
EIGHT यानी 8 और गेट GENDER 8 गेट जेंडर ऐसे याद कर लेंगे। धारा 9 है, धारा 9 नौ और वचन यानी कि ये नौ और न वचन, न और न वचन। अब धारा 10, तो धारा 10 को मेन और मेन 10 यानी कि मेन किस में है, 10 में है। और मेन में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मेन 10, तो जो धारा 10 है वो पुरुष और स्त्री के बारे में बताता है। धारा 11 जो है व्यक्ति, पर्सन के बारे में बताती है। धारा 12 पब्लिक, लोग। धारा 13 निश्चित है, किसी कारणवश इन धाराएं थी प्रिय है निश्चित कर दी गई हैं। धारा 14 है सरकार का सेवक। धारा 14 है सरकार का सेवक यानी कि लोक सेवक। धारा 12 लोक, धारा 12 लोक, 13 कुछ नहीं है, 14 लोक सेवक। 15-16 फिर निश्चित है, 17 सरकार है, 18 भारत है। तो 18 को यानी कि 18 EIGHT 18 और इंडिया ऐसे याद करेंगे, 18 इंडिया। 19 धारा 19 है जज यानी कि 9 19 का 9 ऐसे बनता है और जज का जे ऐसे बनता है, तो इसको 9 को जे समझेंगे तो क्या होगा जज यानी कि न्यायाधीश। और धारा 20 में आ जाता है न्यायालय यानी कि धारा 12 है लोक, 14 सरकार लोक सेवक यानी कि सरकार का सेवक, और 17 में सरकार, 18 में भारत, 19 में न्यायाधीश और 20 में न्यायालय। तो ये 20 धाराएं आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।